बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त तो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहली खबर पर रुख करते हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले यह दुविधा थी कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के बाद ये दुविधा है कि राहुल गांधी आखिर कहां से सांसद बनेंगे। अब इसको साफ करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दो आंखें, दो परिवारों और दो भाई बहनों में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा निर्णय होता है। राहुल गांधी के सामने रायबरेली और वायनाड को लेकर के कुछ ऐसा ही दुविधा देखने को मिली है, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था कि मेरे निर्णय से दोनों जगह के लोग खुश होंगे, तो वायनाड परिवार का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका गांधी करेंगी। उन्होंने कहा कि एक परिवार किसी परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जा सकता है। इस दौरान सुप्रिया ने प्रधानमंत्री को भी जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि अकेले के दम पर प्रियंका ने पूरे चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी को बार बार चुप करा दिया था, फिर चाहे वो मंगलसूत्र हो या भैंस से लेने जैसी बेसिर पैर की बातें या फिर मुजरा जैसे अभद्र शब्द। और पूरी शालीनता से गरिमा के साथ उन्होंने मोदी की रची गढ़ी छवि को बेरंग करने का काम किया। आगे क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दो आंखें, दो परिवारों, दो भाई बहनों में चुनाव करना शायद बेहद मुश्किल होगा। और ऐसी ही कुछ द्वंद, ऐसी ही कुछ दुविधा राहुल जी के सामने भी रही होगी जब उनको रायबरेली और वायनाड में से एक चुनना था। खैर, निर्णय हो चुका है और वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था और कहा था, मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिससे दोनों लोग खुश होंगे, वायनाड का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका जी करेंगी। और सही भी है, अगर परिवार बोला है तो परिवार को तो परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जाता है। कौन नहीं जानता प्रियंका जी की नेतृत्व की क्षमता को और लोगों के प्रति उनके अपार स्नेह को। तो वायनाड को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जी एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को निरुत्तर करके बार बार चुप कराया है, बोलती बंद कर दी है। चाहे वो मंगलसूत्र जैसी बात हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बातें हो या मुजरा जैसा अपशब्द हो, अपनी दो टूक वक्तव्यों से, भाषणों से पूरे संयम, पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ नरेंद्र मोदी की जो रची गढ़ी छवि थी उसको बेरंग कर दिया है। मैंने प्रियंका जी को बड़े करीब से लड़ते हुए देखा और क्या कमाल का लड़ती हैं। वो पूरी शिद्दत से लड़ती हैं, बेहद मेहनती हैं, बेहद जुझारू हैं और सबसे ज्यादा बेहद निर्भीक हैं। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई को अपने अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती हैं। वो जितनी शिद्दत से लड़ती हैं उतनी ही बेपनाह मोहब्बत भी करती हैं। उनका कलेजा जो है वो बिल्कुल मोम जैसा है, किसी के खिलाफ अत्याचार सह नहीं सकती है, किसी के दुख को देखकर असहनीय हो जाता है, उसके लिए जरूर लड़ती हैं। बेहद समर्पित मां है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वाह करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े मुद्दों पर पकड़ रखती हैं, लेकिन उतनी ही तल्लीनता से छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती हैं और यह उनको बेहद खास बनाता है। बहुत सारे लोगों में उनको इंदिरा जी की छवि नजर आती है, मुझे उनमें एक बहुत उन्मुक्त, बेपरवाह हंसती हुई, साहसी, सहृदय और संघर्ष करने वाली योद्धा नजर आती है। और इधर राहुल जी ने तो कमाल कर दिया। जो 5 पीढ़ियों का संबंध था उत्तर प्रदेश से वो और प्रगाढ़ हो गया। प्रयागराज से जो जड़ें निकली थी वो अब सिर्फ रायबरेली अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं। उनके इस नतीजे से बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि सीएसडीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो प्रथम प्रधानमंत्री की चॉइस है वो राहुल जी हैं, मोदी योगी सबसे कहीं आगे। उनके इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसकी जीत की जो शुरुआत होगी वो 2027 की आंधी में बदलेगी। राहुल जी का यूपी में डटे रहना, जिस यूपी में बीजेपी हाफ हो चुकी है, उसको पूरी तरह से साफ कर देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि सदन में बीजेपी राहुल जी से पार नहीं पा रही थी, उनका कुछ नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और अब वहां पर प्रियंका जी भी होंगी और वहां पर इंडिया गठबंधन के और तमाम प्रबल नेता होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान तो बढ़ने वाला है। दो आंखें, दो परिवारों।
रुक करते हैं दूसरी और इस जरूरी खबर पर। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब विधानसभा चुनाव की चर्चा लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं लगभग सभी मंत्रियों ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। बता दें, वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद बने पीएम मोदी का शपथ ग्रहण के बाद आज वाराणसी आगमन हुआ है, जहां पीएम जनता का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। साथ ही पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की जमकर सराहना भी की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार काशी आ रहे हैं, जहां पीएम मोदी किसानों की समस्या का समाधान भी करेंगे। ये भी बता दें कि पीएम करीब 20,000 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि आज डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि कृषि और किसान का कल्याण पीएम, भाजपा और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। वहीं इसीलिए सबसे पहला फैसला पीएम ने किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में पहुंचाने का लिया था। आगे भी एनडीए और भाजपा किसानों के लिए काम करती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आगे और क्या कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की कितनी सराहना की है, देखिए इस रिपोर्ट में। काशी की इस दिव्य और भव्य काशी में आज मैं आ पाया और आनंद का विषय यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहां पधार रहे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी जी पधार रहे हैं। कृषि सखी किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही हैं और वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। उसके बदले उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। तो आज कृषि सखियों को भी प्रधानमंत्री जी यहां से सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र देंगे। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। तो बहनें आय बढ़ने के कारण सशक्त होंगी और किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे आज जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का यहां हृदय से स्वागत और अभिनंदन करने के लिए काशी जी की जनता तैयार है। हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और कृषि मंत्री शाही जी सहित अनेकों वरिष्ठ यहाँ उपस्थित रहेंगे। काशी रुक करते हैं तीसरी
और सबसे जरूरी इस खबर पर, जहां दिल्ली से ये खबर है। दिल्ली विवादों और बवालों का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ भाजपा का जल संकट को लेकर के प्रदर्शन जारी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी कुछ कम नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मामले की जांच की मांग की है। इस दौरान उन्होंने सरकार को भी इस मामले में खूब घेरा है। उन्होंने कहा कि 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने परीक्षा के लिए हर दिन 16 से 18 घंटे की तैयारी भी की थी। इससे पहले कभी किसी ने यह नहीं सुना था कि किसी ने परीक्षा में सफल होने के लिए रिश्वत दी हो। वहीं इस दौरान भारद्वाज ने बिहार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जहां कुछ अभ्यर्थियों को 5 मई को परीक्षा आयोजित होने से एक दिन पहले ही पटना के निकट एक सुरक्षित मकान में प्रश्न पत्र और उत्तर दिए गए थे। इसके बाद भी सौरभ भारद्वाज नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थियों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम चाहते हैं कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जाए और इसकी निगरानी शीर्ष अदालत द्वारा की जाए। संजय सिंह के बाद अब सौरभ भारद्वाज ने भी तंज कसते हुए और तंज भरे बयान दिए हैं। सुनिए इस बयान को कि क्या कुछ निशाना साधा है सरकार पर, एनटीए पर और तमाम सवाल भी उठाए हैं। कि जो धरने प्रदर्शन का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ विधायक साथी, पार्षद साथी और संसद के हमारे साथी आए और एक मैसेज जो है दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को दिया जाए कि जो देश के करीब 24 लाख बच्चों के साथ इस बार हुआ है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्जाम को देते हैं और 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्जाम बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही। कभी ये नहीं सुना गया कि आप पैसे देके पीएमटी के एग्जाम के अंदर बेहतर नंबर ला सकते हैं। ये कभी नहीं सुना हिंदुस्तान में। ये तो जरूर सुना गया कि आप प्राइवेट सीट ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, मगर पीएमटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आप पैसा देके अच्छी रैंक ले सकते हैं, ये बात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं सुनी गई। और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की एमबीबीएस, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीजों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान के स्पेशलिस्ट, इनकी बहुत भारी डिमांड है। दुनिया भर के अस्पतालों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, सब जगह भारतीय डॉक्टरों की एक बड़ी डिमांड मानी जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था,
उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया, यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया। जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था, उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के मां बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है। ये 24 लाख बच्चे तो वो हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ये एग्जाम देना है। उनके माँ बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे, उनके माँ बाप परेशान हैं। 10वीं के बच्चे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं। 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे या 50 लाख रुपए देने वालों के नंबर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे अब क्या सोच के तैयारी करेंगे? 18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा। 50 लाख रुपए जिसके माँ बाप दे दे, उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो डॉक्टर बन जाएगा। और वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? वो तो ये कहेगा कि माँ बाप ने 50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया है, पहले 1 करोड़ रुपए माँ बाप को कमा के वापस दूं, बाद में डॉक्टरी देखी जाएगी। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। मैं अपने विधायक साथियों को, पार्षद साथियों को बताना चाहता हूं, आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है। कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है, ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। 2 ट्रेनें आपस में
टकरा जाती हैं, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग घायल होते हैं, उसके ऊपर टीवी पे बहस नहीं होगी। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उस पर बहस नहीं होगी। केंद्र चुप बैठा है, इस पे बहस नहीं होगी। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो बना देगी कि देखो पानी लीक हो रहा है, उसमें सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है। ये बात हमको समझनी है और लोगों को समझानी है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेके धरना प्रदर्शन करेगी, ताकि अगर मीडिया ना भी दिखाए तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो धरने प्रदर्शन का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ विधायक